हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ आपके सामने है कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय का एक अभ्यास प्रश्न पत्र, जिसका कि सेट क्रमांक 1 यहाँ पे इस वीडियो में आपको करवाया जाएगा। इस सेट के अंदर सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है, जो आपके त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस के हिसाब से ही तैयार किए गए। तो यदि आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो बुक के सारे क्वेश्चंस को आपको एक बार पढ़ के ज़रूर जाना है। साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कोई भी बुक हो आपके पास तो उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। साथ में इस मॉडल पेपर के भी सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं और साथ में जो पुराने सालों में पूछे जा चुके हैं उनको ही यहाँ पे इस पेपर के अंदर रखा गया है। यहाँ पे हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, किसी आहार श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर सदैव किसका होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, मांसाहारी। दूसरा है, पारितंत्र में 10% ऊर्जा उपलब्ध होती है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरण हेतु निम्न के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा के रूप में। फिर उसके बाद तीसरा है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा घास, बकरी तथा मानव। ठीक है, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक जो 4 है, एक पारितंत्र में मानव क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सर्वाहारी। ठीक है, फिर उसके बाद है यहाँ पे पांचवा, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। फिर है छठवा, दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयुक्त लेंस है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे उत्तल लेंस। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखेंगे खाली स्थान भरिए। प्रिज्म द्वारा यहाँ पे दिया है खाली स्थान रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। तो सर्वाधिक जो विचलन होता है वो होता है बैगनी रंग की किरण का। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा है, आकाश का नीला प्रकाश किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश का प्रकीर्णन इसका आंसर हो जाएगा। प्रकाश लिखा हुआ है का प्रकीर्णन आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर है तीसरा, श्वेत प्रकाश का रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है तीसरा आपका वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण कहलाती है ये घटना। उसके बाद चौथा है, खालिस्तान लेंस एवं खालिस्तान दर्पण में प्रतिबिंब सदैव छोटा व सीधा बनता है। तो अवतल लेंस, यहाँ पे लेंस की जगह पे हो जाएगा अवतल लेंस एवं उत्तल दर्पण, एवं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव छोटा और सीधा बनता है। उसके बाद फिर पांचवा है, वस्तुओं को हम खालिस्तान की उपस्थिति में देख पाते हैं। तो प्रकाश इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है फिर छठवा, ऊर्जा के स्रोत भोजन, ऊर्जा के स्रोत भोजन को बाहर से शरीर के अंदर ग्रहण करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है पोषण। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में है, प्रबल अम्ल कौन सा है? इस तरीके से मैं कर दे रही हूँ ताकि आप इसको इजीली समझ पाए। तो जो प्रबल अम्ल है वो है यहाँ पे HCl। उसके बाद दूसरा है धातु। तो धातु कैसी होती है? सुचालक होती है। तीसरा है जाइलम। तो जाइलम में है जल परिवहन। फिर चौथा है मास्टर ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि है पीयूष। फिर है मेंडल। तो मेंडल ने आनुवांशिकी का नियम दिया, सरल रेखीय पथ में प्रकाश किरण गमन करती है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य में क्लोरोफ्लोरोकार्बन
जो है वो ओजोन परत को क्षरण करती है। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सत्य। दूसरा है पृथ्वी की सतह से ऊपर वायु से घिरा क्षेत्र पर्यावरण कहलाता है, ये भी सत्य हो जाएगा। तीसरा है यहाँ पे उत्तल लेंस में सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा है अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, तो ये चौथा जो है वो सही हो जाएगा। पांचवा है सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद है CH3OH एक चार है, क्योंकि इसमें OH उपस्थित है, ये चार की जगह यहाँ क्षार हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि ये क्षार नहीं अम्ल है। उसके बाद फिर प्रश्न क्रमांक 5 है, एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। पहला है ऐसी अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो उसका हो जाएगा आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया का नाम पूछा था तो हमने यहाँ पे बता दिया। उसके बाद दूसरा है लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये कहलाती है संक्षारण। ठीक है, ये क्या कहलाती है, संक्षारण। एक परत जम जाती है नमी की, तो उसी से लोहे में जंग लगती है। फिर तीसरा है श्वेत प्रकार की विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश का विचलन न्यूनतम होता है, तो न्यूनतम विचलन होता है यहाँ पे लाल रंग का। ठीक है, लाल रंग का। फिर है चौथा शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो ये होता है 7। पांचवा है उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता है, तो इसका हो जाएगा नाम बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना इसका उत्तर हो जाएगा। फिर उसके बाद है यहाँ पे छठवा वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहा जाता है, तो अवायवीय श्वसन। क्या कहा जाता है, अवायवीय, अवायवीय श्वसन कहा जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके सारे एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि इस मॉडल पेपर में आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है, तो इनका अच्छे से रिवीजन करके जाइए। उसके साथ साथ आप परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोध जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बुक हो उससे भी आप एक बार अच्छे से आपकी स्टडी को कंप्लीट कर लीजिए। जो भी प्रिपरेशन है या बची हुई है जो भी आपके यूनिट्स, तो उनको अच्छे से आप एक बार पूरा देख के जाइए, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसलिए इसमें सारे आपके त्रैमासिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में जो जो पाठ हैं उनके अनुसार ही से बनाया गया है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, और आपको यहाँ पे उदाहरण सहित रासायनिक समीकरण को बताना है। तो ये यहाँ सामने रहा आपका उत्तर। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इसे PDF में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। फिर है यहाँ पे अथवा संयोजन व वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ये रही यहाँ पे आपकी संयोजन अभिक्रिया, और यहाँ पे नीचे आपको उदाहरण भी दिया हुआ है। उसके बाद फिर वियोजन अभिक्रिया, यहाँ पे ये वियोजन अभिक्रिया देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे ये रहा इसका आपको नीचे उदाहरण। फिर है प्रश्न क्रमांक 7, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये देखिए, ये रही आपकी विस्थापन अभिक्रिया, और नीचे यहाँ पे आपको उदाहरण भी दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ यहाँ तक इसको कंप्लीट करना है, विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा और उदाहरण, बस इतना यहाँ तक आपका उत्तर हो जाएगा। फिर है इसका अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये रहा आपका यहाँ पे इसका आंसर। रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पहले दिया गया है और नीचे उसका उदाहरण भी दिया हुआ है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, वायु में जलने से पूर्व मैग्नीशियम रबर क्यों साफ किया जाता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन के बारे में दिया हुआ है आंसर, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लें।
फिर है इसका अथवा लोहे की वस्तु को संक्षारण से बचाने के लिए क्या उपाय किया जाता है। तो ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप छोड़ के बिल्कुल मत जाइए। यहाँ पे पेंट या फिर तेल, ग्रीस, इन सब का प्रयोग करके संक्षारण से बचाया जाता है लोहे को। फिर है यहाँ प्रश्न क्रमांक 9, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया उदाहरण सहित समझाइए। तो ये रहा यहाँ पे आपका अंतर ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में। फिर है इसका अथवा आलू के चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं, और ये प्रश्न आपके दिमाग में हमेशा आता होगा। लीजिए, ये रहा इसका उत्तर। इसको आप अच्छे से पढ़ के आपके एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिए। फिर है प्रश्न क्रमांक 10, अम्ल एवं क्षार किसे कहते हैं, समझाइए। तो ये लीजिए, ये रहा आपका उत्तर। यहाँ पे कम से कम 4 आप अंतर याद करके जाइए, क्योंकि ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 4 अंक में भी पूछा जा सकता है। फिर है इसका अथवा पीएच स्केल किसे कहते हैं। तो लीजिए, ये रहा इसका आंसर। फिर है प्रश्न क्रमांक 11, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो ये रहा यहाँ पे इसका उत्तर। मैं आपको क्विकली रिवीजन करवा रही हूँ ताकि अच्छे से आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं फटाफट तैयार हो जाए। फिर है इसका अथवा धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 उपयोग बताइए, भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है आपके 2 यूज, पहला है बेकिंग सोडा, दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है, और नीचे धोने के सोडा के 2 उपयोग लिखे। फिर है प्रश्न क्रमांक 12, प्लास्टर ऑफ पेरिस के 4 उपयोग बताइए। तो ये रहा यहाँ पे इसका आंसर। फिर है इसका अथवा अम्ल और क्षार में अंतर लिखिए। तो ये आपका हो चुका है ऊपर। फिर है प्रश्न क्रमांक 13, भोजन में पाचन के लिए लार की क्या भूमिका है। तो ये रहा इसका आंसर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर इसका अथवा हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो ये देखिए, ये रहा इसका आंसर। फिर है प्रश्न क्रमांक 14, जल से बाहर निकलने पर मछलियां क्यों मर जाती हैं। तो लीजिए, ये रहा इसका उत्तर। ठीक है। फिर है इसका अथवा प्रकाश संश्लेषण क्रिया विधि का समीकरण सहित वर्णन कीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण का वर्णन भी किया गया है, साथ में इसका रासायनिक समीकरण भी दिया गया है। फिर है प्रश्न क्रमांक 15, मानव की आहार नाल का चित्र बनाकर नामांकित चित्र बनाइए। तो ये है यहाँ पे मानव का पाचन तंत्र, साथ में पाचन अंग भी दिए गए, आहार नाल। तो इसका अच्छे से आप सचित्र वर्णन इसको समझ लीजिए कि कहाँ पे कौन सा आपको पार्ट नामांकित करना है। इसका अथवा मानव उत्सर्जन तंत्र का स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाइए। तो ये है मानव उत्सर्जन तंत्र, इसका भी आपको जो जो पार्ट जहाँ जहाँ पे नामांकित करना है उनको अच्छे से एक बार देख लीजिए। फिर है प्रश्न क्रमांक 16, मानव हृदय का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ये देखिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा आसान चित्र दिया हुआ है। ये आंतरिक संरचना है, और यहाँ पे आंतरिक संरचना आपकी इस तरीके से हृदय की बनेगी। फिर है धमनी और शिरा में आपको अंतर लिखना है। ये रहा यहाँ पे अंतर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर है ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में अंतर लिखिए। तो देखिए, ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे 5-6 अंतर दिए हैं। यदि आप उदाहरण याद कर लेते तो इनको भी आप अंतर के रूप में लिख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर है जाइलम और फ्लोएम में 4 अंतर लिखिए। तो 17 का दोनों ही प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रहा आपका जाइलम और फ्लोएम में अंतर। फिर है प्रश्न क्रमांक 18, रक्त और लसिका में अंतर बताइए। तो ये देखिए, यहाँ पे दिया गया है रक्त और लसिका में अंतर। ये यहाँ पे 4 अंतर हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेके आप इन्हें तैयार कर लीजिए। फिर है इसका अथवा गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इनके प्रकार कितने होते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे गोलीय दर्पण दिया हुआ है, इसके 3 यहाँ आपको 2 यहाँ पे प्रकार दिए हैं, अवतल और उत्तल। फिर है 19, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक क्या है। तो ये देखिए, यहाँ पे लेंस की क्षमता दी हुई है और साथ में यहाँ इसका मात्रक भी
लिखा गया है। डायोप्टर इसका मात्रक होता है। फिर यहाँ पे इसका अथवा हम देख लेंगे, आवर्धन किसे कहते हैं। तो इसी पेज पे यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा, आवर्धन किसे कहा जाता है। फिर है यहाँ प्रश्न क्रमांक 20, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये यहाँ पे इसकी लेंस क्षमता 0.5 डायोप्टर आ जाएगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर करके जाइए। फिर है इसका अथवा, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्य दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। मतलब कि उत्तल दर्पण में पीछे का दृश्य देखने के लिए इसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे रहा इसका उत्तर कि उत्तल दर्पण में छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए पीछे आने वाले वाहनों को आसानी से देखा जा सकता है। फिर है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 21, गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। तो ये देखिए ये रहा इसका आंसर। यहाँ पे आपको फोकस दूरी के बारे में दिया है। उसके बाद फिर है यहाँ पे, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होता है। तो ये देखिए ये रहा इसका उत्तर, ये अभिलंब से दूर हट जाती है। फिर है प्रश्न क्रमांक 22, अवतल, उत्तल और समतल दर्पण के उपयोग लिखिए। तो ये देखिए दाढ़ी या हजामत बनाने में काय का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे अवतल दर्पण का। डॉक्टरों के द्वारा नाक, कान और गला इत्यादि का उपयोग की यहाँ पे इत्यादि की जांच करने के लिए। टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों के लैंपों में परावर्ती के रूप में। उसके अलावा समतल दर्पण का उपयोग घर में जो होता है वो दर्पण के रूप में देखने के लिए किया जाता है। और उत्तल दर्पण का वाहनों में जो पीछे के जो वाहनों में उपयोग किया जाता है पीछे का दृश्य देखने के लिए। फिर है अथवा प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखना है। दूसरा है कुछ लेंस की फोकस दूरी ज्ञात, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना जिसकी क्षमता 2 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है। ये हुआ प्रकाश का अपवर्तन का नियम। यहाँ पे आपको इसका चित्र भी बना देना, पूरे अच्छे से आप इसको समझा के लिखिए। फिर यहाँ पे लेंस की फोकस दूरी है जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है, तो इसकी -0.50 मीटर होगी फोकस दूरी। अब उसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 है, विकृति गंधित को परिभाषित कीजिए। तो ये रहा यहाँ पे इसका उत्तर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर है इसका अथवा, क्लोर क्षार अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। और ये अंतिम प्रश्न है। तो ये देखिए ये रहा इसका उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको जल्दी से क्विक रिवीजन करवा दिया है। जो भी इस मॉडल पेपर में क्वेश्चंस दिए गए थे इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। साथ में और भी क्वेश्चंस आप अपनी परीक्षा अध्ययन या फिर परीक्षा बोर्ड या क्वेश्चन बैंक से अच्छे से पढ़ के जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।